चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 जीव विज्ञान अध्याय सेकंड में देखेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, हमने पिछले क्लास में एक पुष्पीय पौधे के स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे कि उसमें क्या क्या चीजें होती है ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट। ठीक है, निषेचन पूर्व संरचनाएं। आगे देखिएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पौधों में जो है वृद्धि काल जो होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, बाद में जब पुष्पन प्रारंभ होती है तो पुष्प वास्तव में क्या होती है, पर्यावरणीय संकेतों के कारण जो है प्रकाश अवधि, तापमान आदि की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित होते हैं, है ना। यह संकेत पौधों में अनेक हार्मोनल और संरचनाएं बदलाव को प्रेरित करती है, जिसके कारण पौधों में पुष्पीय क्या होती है, आद्यतन और विभेदन प्रारंभ हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं निषेचन पूर्व की संरचनाएं। उसमें क्या क्या उमंग है, जायांग है, मिश्रित होकर के विकसित हो जाते हैं। और एक पुष्प का नर जननांग भाग जो है पुमंग और पुंकेसरों की जो है भ्रांतियों का बना होता है, जबकि मादा जनन भाग जो जायांग होती है उसमें कुछ अंडकों से बनी होती है। पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी तथा परागकण की बात करें पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी जिसको बोलते हैं परागकण, इसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। ये क्या होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। आपने फ्लावर में जब फ्लावर की स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं तो उसमें पुंकेसर की संरचना भी पढ़े हैं, पुंकेसर किस प्रकार से होती है। और उसमें जो है ऊपर जो है ये क्या है, परागकोश, इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है, नीचे आप लोग देखोगे फिलामेंट नजर आएंगे जिसको पूतंतु बोलते हैं। देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है परागकोश दिखाई दे रहा है, नीचे क्या है, पूतंतु दिखाई दे रही है, और ये सभी को पुंकेसर बोला जाता है। पुंकेसर क्या है, यही है। ये दोनों पार्ट को हम लोग एक साथ बोले तो क्या है, पुंकेसर। ठीक है, आगे देखते हैं कि परागकोश हम लोग अभी जो बात करेंगे परागकोश की बात करेंगे। ये जो दिख रहे दो पार्ट में डिवाइड रहता है, दो पार्ट में डिवाइड रहता है। इसको यदि हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें, हम लोग माइक्रोस्कोप में इसकी अध्ययन करें तो ये दो भागों में विभाजित रहती है। दो भागों में किस प्रकार से विभाजित रहती है, कुछ इस तरीके से आप लोग को नजर आएंगे। एक और दो। अब ये दो पार्ट को हम लोग अच्छे से ओवरव्यू देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार भागों से डिवाइड रहती है। ये चार भाग मिलकर के बनी होती है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से ये आप लोग को बाहरी संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। चलिए आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है परागकोश
इस तरीके से दिखती हैं ऊपरी वो भाग उनकी, और बीच से इसको डिवाइड कर दें तो ये जो है 4 भागों में विभक्त रहती हैं इस प्रकार से। ये क्या है? परागकोश, जिसके अंतर्गत इसके अंदर जो है बीजाणुधानी का निर्माण होता है। किसकी? लघु बीजाणुधानी। किसकी? लघु बीजाणुधानी। माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या इसी को परागकण भी कहते हैं। ठीक है, इसी को परागकण भी कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी बहुत सारे बीजाणु पाई जाती है जिसको बोलते हैं लघु बीजाणु। आप लोग संरचना में हम लोग पढ़ रहे हैं पुंकेसर या परागकण। ये है परागकण, इसको हम लोग कटिंग करके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। कहाँ रहती है? आप लोग देख सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी इस प्रकार से उसमें उपस्थित रहती है ना। तो पुंकेसर ऊपर दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग एक संपूर्ण भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, है ना। पुंकेसर के 3 हिस्सों में जो विभेदित किया गया है, और इसका आधारी भाग जिसमें पुष्पासन के संवर्ग में होता है, प्रायः लंबे पतले धागेनुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतंतु। ये क्या है? पतले और धागेनुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग पुतंतु कहते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, है ना। और इसके शीर्ष ऊपरी भाग में देखें पाली युक्त जो लोब्स नजर आती हैं, जिसको बोलते हैं एंथर या परागकोश। एंथर या परागकोश जिसे कहा जाता है 2 भागों में विभाजित है ना। और पुतंतु के जो है संलयन स्थल में जो है योजी कहा जाता है। परागकोश जो एंथर होती है उसके अंदर जो है परागकोष्ठ जो है पोलन चेंबर होती है। ये क्या है? पोलन चेंबर। यहाँ पर दिखाई दे रही 2 3 4 पोलन चेंबर परागकोष्ठ कहते हैं। परागकोष्ठ के अंतर्गत परागण जो है माइक्रोस्पोर्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स के भरे रहते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे कि नर युग्मोद्भिद मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। परागकण की जो है नर युग्मोद्भिद कहा जाता है। परागकोश की संरचना एवं विकास की बात करें तो परागकोश के अंदर स्थित परागकोष्ठ को लघु बीजाणुधानी, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम चेंबर पोलन चेंबर कहते हैं, उसमें लघु बीजाणुधानी भी रहते हैं। और ये प्रायः 4 लेकिन कुछ 2 लघु बीजाणुधानियां माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। परागकोश में परागकणों के साथ साथ विकसित होते हैं। जब इसके टीएस कटिंग करेंगे, टीएस कटिंग मतलब क्या होते हैं? जब इनको टीएस कटिंग करेंगे, अब इसका टीएस कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगी। टीएस कटिंग जब हम करेंगे तो इस टाइप से इनकी टीएस कटिंग के बाद नजर आती है ना। तो ये है टीएस कटिंग में। उसकी सबसे ऊपर की बात देखें तो बाह्य त्वचा जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस क्या होती है? इसी का टीएस कटिंग है। ये यहाँ पर जो रहेगी ये है एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं एपिडर्मिस। और उसके नीचे जस्ट जाएंगे तो इंडोडर्मिस जिसको बोलते हैं इंडोडर्मिस। ये ऊपर का है एपिडर्मिस और ये है इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस। और उसके नीचे जाएं तो मिडिल लेयर पाई जाती है, उसके नीचे टैपेटस पाई जाती है। इस प्रकार से इनकी कटिंग होती है टीएस कटिंग। टीएस कटिंग जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। चलिए आप लोग चित्र में देखना कि लघु बीजाणुधानी जो होती है कुछ इस प्रकार की संरचनाएं उसकी बनी रहती है। ठीक है,
इस प्रकार से क्या है स्ट्रक्चर उनकी लघु बीजाणु ध्वनि की होती है, जो किसमें देखा गया है, पुंकेसर परागकोश में देखा गया है। ठीक है, तो परागकोश में देखा गया है, उसकी हम लोग टीएस कटिंग जो है करेंगे। टीएस कटिंग अनुप्रस्थ काट जिसको बोलते हैं, वो टीएस कटिंग के बाद हमें क्या दिखाई देती है, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम भी दिखाई देती है, उसके बाद मिडिल स्तर और टेपेटम। तो चित्र में देखो कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बाह्य त्वचा जो टीएस कटिंग अनुप्रस्थ काट किसका करेंगे, परागकोश का करेंगे, और परागकोश का हम अनुप्रस्थ काट करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सबसे बाहर का जो लेयर है इस तरीके से दिखाई देगी, सबसे बाहरी आवरण जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं। अब देखेंगे इंडोथीसियम जो होती है, इंडोथीसियम आप लोग देख सकते हैं, इंडोथीसियम यहाँ पर दिखाई दे रही, सेकंड लेयर यहाँ पे इंडोथीसियम भी दिखाई दे रही। मध्य स्तर मतलब बीच की जो भाग है यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल लेयर है ना, मिडिल लेयर मतलब बीच का जो एरिया है उसको हम लोग क्या करते हैं मध्यस्थ स्तर। और यहाँ पर देखो टेपेटम, टेपेटम आप लोग को दिखाई दे रही है, बीच में एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, वो क्या है टेपेटम। तो चित्र में समझें कि बाह्य स्तर क्या होते हैं। यह जो है परागकोश जिसको एंथर के सबसे बाहरी स्तर पाया जाता है। मैंने एंथर के स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, एंथर का स्ट्रक्चर मैंने इस प्रकार से बनाया है ना, ये क्या है फिलामेंट और ये क्या है एंथर। और एंथर की जो हम टीएस कटिंग करेंगे, बीच से इसका कटिंग करेंगे, अनुप्रस्थ काट करके देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी, और इसी बाहरी आवरण को क्या कहते हैं बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या। और इंडोथीसियम देखते हैं, ये क्या होती है अंततः भित्ति भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अंतःभित्ति कहते हैं। क्योंकि क्यों कहा जाता है अंतःभित्ति, क्योंकि ये दूसरी लेयर अंदर की लेयर में पाई जाती है, और यह बाह्य त्वचा के बाद स्थिर होती है, स्थिर कोशिका स्तर होती है, जिसको अल्फा सेलुलोज का तंतुनुमा है ना फाइबर का जमाव होता है, यह परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। जब परागकोश स्फुटन होती है, जब इसमें बीजाणु ध्वनि का निर्माण हो जाता है और जब ये विस्फोट होता है, तब उस समय किसकी भाग, इंडोथीसियम की भाग पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सहायता करते हैं। ठीक है, जब बीजाणु अलग होते हैं वहां से। दो लघु बीजाणु ध्वनि के मध्य उपस्थित अंतःभित्ति कोशिकाओं की पतली भित्ति वाली परत होती है। आप लोग देख सकते हैं कि इंडोथीसियम जो है बीच की परत है इंडोथीसियम। और अब देखते हैं मध्य स्तर है ना, मध्य स्तर क्या होती है, इंडोथीसियम तथा टेपेटम के मध्य के स्थिर भाग जिसको मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है, और ये तीन स्तर क्षेत्र में मध्यस्थ यानी कि मिडिल लेयर कहते हैं, और यह जो है संग्रहण उत्तक का कार्य करती है। संग्रहण उत्तक का कार्य कौन करती है, मिडिल स्तर करती है, और यह परागकोश के विकास एवं परिवर्धन के समय पोषक पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखती है। ठीक है, मध्यस्थ स्तर यानी कि तीन लेयर में यहाँ पर जो दिखाई दे रही मिडिल 1 2 3 लेयर में यहाँ पर विभक्त रहती है। ठीक है, संग्रहण उत्तक जिसको बोलते हैं मध्यस्थ स्तर। अब देखते हैं चौथा टेपेटम। टेपेटम क्या है देखते हैं, परागकोश में सबसे आंतरिक स्तर को टेपेटम कहा जाता है। याद रखिए सबसे आंतरिक स्तर परागकोश की देखें, इसकी आंतरिक स्तर की बात करें तो ये क्या है टेपेटम आंतरिक स्तर में आती है, और यह पोषक स्तर की तरह कार्य करती है। इसकी कोशिकाएं जो होती है बहुगुणित यानी कि बहुगुणित और बहुकेंद्रित होते हैं। यह एंजाइम तथा वृद्धि रसायन हार्मोन्स स्रावित करती है। मतलब जब एंजाइम का स्रावण होता है तो ये जो है एंजाइम सीक्रेट करता है, कौन, टेपेटम। जब एंजाइम की जरूरत पड़ती है तो उस समय टेपेटम क्या करती है, और वृद्धि हार्मोन्स क्या करती है, एंजाइम के साथ साथ वृद्धि हार्मोन्स भी टेपेटम स्रावित करती है। उसके बाद देखो वृद्धि हार्मोन्स यह परागकण के बाहरी भित्ति का निर्माण भी करती है, जिसको लघु बीजाणु ध्वनि माइक्रोस्पोर्स अथवा परागकणों को टेपेटम के चारों ओर घेरे रखती है। तो मैंने जो स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया था ये है परागकोश की, है ना। इसकी आंतरिक स्तर हम लोग अनुप्रस्थ काट की संरचना अभी
बताया था यहाँ पर, वो संरचना के अंतर्गत इनमें क्या क्या लेयर्स पाई जाती हैं, इनके हम लोग डिटेल इसके देखिए लघु बीजाणुधानी की, है ना। अब देखेंगे लघु बीजाणुधानी में प्रजनन एवं परागकोश का विकास किस प्रकार से होता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।